वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होने वाला है पहला वो ये होगा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के जो साइन कन्वेंशन होता है उसको हम कैसे समझते हैं, ये मेन टॉपिक है। इसको बिना समझे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसको पहले समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आपका है, यहाँ फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे। ये फिगर आपका है कॉन्केव मिरर का। एज यू कैन सी दिस इज ए कॉन्केव मिरर whose reflecting side is towards the center of the curvature. So name it as mm dash. Mm dash will be the mirror and draw a line which passes through the pole and that line will be known as principal axis. ओके एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो पोल से पास ऑन होगी और उस लाइन को आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर दैट यहां पर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, नेम इट एज ए बी। तो ये बच्चों आपका ऑब्जेक्ट है। ओके और आपकी डाउन साइड में इमेज फॉर्म होती है, दैट विल बी बी डैश ए डैश, इसको हम कहते हैं इमेज। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट होती है बीम लाइट रे के फॉर्म में, जो इंसिडेंट होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, ऐसे इंसिडेंट होती है। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, this is the direction of incident beam. After that direction against incident beam, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन अगेंस्ट इंसिडेंट बीम मतलब डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी इंसिडेंट बीम के, लाइक दिस। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें पहली चीज जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की ये चीज कहलाएगी हाइट। प्रिंसिपल एक्सिस से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है ऑब्जेक्ट की हाइट। और इसको हम बच्चों डिनोट करते हैं पॉजिटिव साइन से, क्योंकि जो भी आपकी हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है ऑब्जेक्ट के केस में। ये आपको हमेशा याद रखना है। ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा वो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है और ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं H1 साइन से। आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए बता दे रहे हैं, H1 साइन से ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, H2 साइन से इमेज को डिनोट करते हैं। H1 की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है, unless and until you are instructed to take as negative, otherwise you have to take it positive। और जो इमेज है ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, इसलिए इसको हमेशा हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा अप साइड में बनेगा, इसलिए उसकी वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, इसलिए हमेशा उसको नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा इसलिए पॉजिटिव, इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो नेगेटिव। अगर यही आपकी इमेज वर्चुअल इमेज है और वो मिरर पे यहाँ कहीं ऐसे फॉर्म हो रही है, इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, सीधी इमेज फॉर्म हो रही है, प्रिंसिपल के अप साइड फॉर्म हो रही है, तब उस इमेज को आपको पॉजिटिव लेना है। अदरवाइज अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, तो आपको उसको नेगेटिव इमेज लेना है। आफ्टर दैट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम इस डायरेक्शन में कोई चीज मेजर करनी है तो उसको आप पॉजिटिव लोगे, और अगर आपको कोई चीज मेजर करनी है डायरेक्शन अगेंस्ट इंसिडेंट बीम तो उसको आप हमेशा नेगेटिव लोगे। फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं कि ऑब्जेक्ट से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। ऑब्जेक्ट के बेस से पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज के बेस से पोल तक का डिस्टेंस कहलाता है इमेज डिस्टेंस। सो हम मेजर कैसे करते हैं डिस्टेंस, यहां से ऐसे मेजर करते हैं कि यहां से ऐसे मेजर करते हैं? तो ऐसा नहीं है, जो भी चीज आप मेजर करोगे हमेशा पोल से मेजर करते हैं।
अगर आपको इमेज डिस्टेंस मेजर करना है तो इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक होता है? इमेज डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है, दैट इज द इमेज डिस्टेंस। v से डिनोट करते हैं इमेज को हमेशा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हमेशा u से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं। कोई भी आपको अगर सपोज दिया होगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस्ड है, 15 सेंटीमीटर फार अवे प्लेस्ड है, देन आप क्या करोगे? पोल से 15 सेंटीमीटर मेजर करोगे, तो आप कहां से मेजर करोगे? पोल से ऐसे मेजर करोगे, इन दिस डायरेक्शन। तो आपकी डायरेक्शन अगेंस्ट है इंसिडेंट बीम के, तो u की वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की जो वैल्यू है, u की वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने यहां फिर से बता देता हूं मैं कि पोल से जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे आप इन दिस डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कैसे है? डायरेक्शन अगेंस्ट इंसिडेंट बीम है, ऐसे मूव कर रहे हो आप, तो वो u की वैल्यू हमेशा आपको नेगेटिव लेनी है। सिमिलरली v की वैल्यू की बात कर लेते हैं। अगर v आपका इमेज डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का आ रहा है, ऐसे आप मेजर कर रहे हो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव लोगे। बट अगर आपकी ये इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होती है, वर्चुअली फॉर्म होती है, और यहाँ पे कहीं इमेज आती है, तब आप क्या करोगे? यहां से ये वाला डिस्टेंस मेजर करोगे, तब आपकी इमेज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अदरवाइज अगर इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है और मिरर के इस साइड में फॉर्म हो रही है, देन इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। थर्ड थिंग, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की बात ध्यान रखिए। फोकल लेंथ किसको कहते हैं? फोकल लेंथ आपका फोकस तक का डिस्टेंस होता है। अगर सपोज ये फोकस है तो यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहलाएगा। तो फोकल लेंथ की वैल्यू अगर आपका कॉन्केव मिरर के केस में इस साइड पे आता है, तो आपके कॉन्केव मिरर के केस में ये हमेशा नेगेटिव होगा, बट फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स आपकी वैल्यू उसकी फोकस की पॉजिटिव होगी। ये आपको याद रखना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या चीज होता है? तो बेसिकली इट इज ए रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस? इट बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। अभी आपको बताया था हाइट ऑफ द इमेज विल बी h2 होता है, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, that is h1. Okay, so what is the definition of linear magnification? So it is the ratio of height of the image to the height of the object. It is denoted by symbol. इसको denote भी करते हैं, denoted by symbol। किससे denote करते हैं? तो इसको small m से denote करते हैं। फॉर्मूला क्या बन गया इसके लिए? फॉर्मूला will be linear magnification small m is equal to height of the image, height of image, that is h2 upon height of object, that is h1. Or in symbolic form it can be written as m is equal to h2 upon h1। ये इसका symbolic form हो गया, और ये वाला according to the definition। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कितना मैग्निफिकेशन आ रहा है? तो आपको h2 हाइट ऑफ द इमेज गिवन होगा क्वेश्चन में, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा होगा, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आपको पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो h2 अपॉन h1 दोनों ही वैल्यू गिवन होगी, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लोगे। तो कोई भी स्टेप दिया जा सकता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या चीज होती है लीनियर मैग्निफिकेशन की। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, इसके कुछ केसेस हैं,
इसके कुछ केसेस हैं वो आपको स्टडी करने हैं, तो इसके कुछ केसेस को पहले हम देख लेते हैं। सो सबसे पहला जो इसमें केस आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू द हाइट कि व्हेन द इमेज इज मैग्नीफाइड। पहला केस, व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड, अगर इमेज मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड का मतलब होता है एनलार्ज्ड है, काफी बड़ी दिख रही है, तो यहां मैं लिख देता हूं एनलार्ज्ड। इसका मतलब है जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा बड़ा है। देन व्हाट विल हैपन, सो देन m is equal to h2 upon h1, यही वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, which means to say that h2 is greater than h1। तो h2 जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा h1 से अगर आपकी इमेज मैग्नीफाइड है, मतलब एनलार्ज्ड है। इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में इमेज ज्यादा बड़ी दिख रही है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। देन h2 की वैल्यू h1 से बड़ी होगी। इन दैट केस जो आपका मैग्निफिकेशन होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये आपको केस याद रखना है कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 कब होगा, तो ये तब होगा जब इमेज आपकी मैग्नीफाइड होगी या फिर एनलार्ज्ड होगी। फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से इसको समझा देता हूं मैं कि ये कैसे होगा। तो अगर आपकी h2 की वैल्यू h1 के कंपैरिजन में बड़ी है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपकी इमेज सपोज 4 सेंटीमीटर की हो रही है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपने 2 सेंटीमीटर का रखा है और उसकी इमेज जो फॉर्म हुई वो 4 सेंटीमीटर फॉर्म हो गई, तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई ना 1 से बड़ी। एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपका जो इमेज, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सपोज 4 सेंटीमीटर का है और उसकी इमेज जो है वो 16 सेंटीमीटर फॉर्म हो गई, ठीक है, सेंटीमीटर दोनों ले लिया इस बार। तो 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 16 सेंटीमीटर की इमेज फॉर्म हो गई, तब इसके लिए क्या रिलेशन बन जाएगा, इसके लिए बन जाएगा 16/4 दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगेन वैल्यू 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी आपकी वैल्यू का मैग्निफिकेशन की तब होगी जब आपका इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा बनेगा। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड केस पर। सेकंड केस ये तब होगा जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज दोनों सेम हो जाएंगे। देन व्हाट विल हैपन, तो सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस, व्हेन h2 is equal to h1, इसका मतलब है जो इमेज है वो सेम साइज होगी, इमेज विल बी सेम साइज, इमेज जो है सेम साइज की बनेगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तब क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन का वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा h2 upon h1। तो आपने तो कंडीशन पहले ही लिख दी यहाँ पे कि h2 जो है वो h1 के बराबर है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका सपोज ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपने ले लिया 4 सेंटीमीटर का और आपने इमेज जो फॉर्म करी वो भी 4 सेंटीमीटर फॉर्म हो गई, तो 4/4 क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई ना 1 सेंटीमीटर। तो ये चीज थी आपकी जब आपका ऑब्जेक्ट सेम साइज होगा इमेज के सेम साइज के। तो ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइज के फॉर्म हो रहे हैं तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, जहां पे आपकी इमेज हम स्मॉलर फॉर्म होगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अब इमेज को छोटा बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देते हैं। थर्ड कंडीशन विल बी व्हेन इमेज will be smaller than object. Third condition is when the image will be smaller than the object, then by using the same formula m is equal to h2 upon h1. In this case h2 is smaller than h1 for this condition only, then the value of magnification will be smaller than 1। तब m की जो वैल्यू है बच्चों वो स्मॉलर आएगी 1 के कंपैरिजन में। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ये कह देता हूं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सपोज उसकी जो वैल्यू है वो बन रही है आपकी, चलो एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं मैं
कि फॉर एन एग्जांपल मैं ये कह देता हूं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका है 4 सेंटीमीटर का और जो उसकी इमेज फॉर्म हुई है दैट इज 2 सेंटीमीटर। देन जो आपका ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर का दैट इज h1 और h2 आपका बन गया 2 सेंटीमीटर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, दैट इज 2/4 दैट इज 1/2 और यू कैन से दैट 0.5। तो 0.5 जो है वो कैसी वैल्यू है, 1 से कम है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो ये एक एग्जांपल्स थे जिसकी बेसिस पे मैंने ये बताया कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम कब होगी, 1 के बराबर कब होगी और 1 से ज्यादा कब होगी। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन के कुछ केसेस थे। अब इसको नोट डाउन करने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इसी मैग्निफिकेशन के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपको ये समझना है कि H2 की वैल्यू और H1 की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आपको कब कंसीडर करनी है और कब उसको समझना है कि H2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या मैग्निफिकेशन की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। अभी तक हमने बात करी थी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 कब होगी, 0 कब होगी या 1 से बड़ी कब होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है ये नेगेटिव कब होगी और ये पॉजिटिव कब होगी। ठीक है, तो ये दूसरे केसेस हैं। अब इन केसेस को ध्यान से देखिएगा। तो पहला केस, व्हेन इमेज इज रियल, व्हेन इमेज इज रियल, तो आपको पता है रियल इमेज जब फॉर्म होगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, अपसाइड डाउन होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे डाउनवर्ड्स फॉर्म होगी, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होगी, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ये हमेशा इमेज फॉर्म होगी। जब भी इन्वर्टेड होगी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ही फॉर्म होगी। देन जो आपकी h1 की वैल्यू है विच मींस ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको तो आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, h2 जो आपकी इमेज की हाइट है, इमेज की हाइट है, इसको आप नेगेटिव लोगे। क्यों लोगे नेगेटिव, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है, तो इसको आप नेगेटिव लोगे। तो अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन फॉर्मूला h2/h1 होता है और h2 की वैल्यू आपने अगर नेगेटिव ले ली तो ये पूरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बात समझ में आ गई होगी। मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव कैसे हुई, क्योंकि h2 इमेज हाइट हमने नेगेटिव ले ली है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई। ऑब्जेक्ट की हाइट को आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है तो वो पॉजिटिव ही हो गया, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आ जाएगी, वो आ जाएगी नेगेटिव। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि इमेज की हाइट मैंने -4 ले ली और ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी 2 आ गई, तो इट विल बी रिटन एज -2। तो -2 क्या हो गया, मैग्निफिकेशन प्रूफ हो गया कि आपका नेगेटिव मैग्निफिकेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ये चीज आपको समझनी है कि आपका मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। सेकंड केस आ जाते हैं, व्हेन इमेज इज वर्चुअल। तो ये आपको पता है कि वर्चुअल इमेज जब भी फॉर्म होगी तो वो हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब है अबव प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होगी, अबव प्रिंसिपल एक्सिस इमेज जो है वो फॉर्म होगी। ठीक है, तो अगेन आपका जो h1 है, ऑब्जेक्ट हाइट, बार बार लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट हाइट, ताकि आपको अभी में कंफ्यूजन ना हो, या फिर मेडिकल में कंफ्यूजन ज्यादा होता है बच्चों का h1 h2 में। तो ऑब्जेक्ट हाइट आपको हमेशा पॉजिटिव लेगी, ये आपको याद रखना है। h2 जो है आपकी इमेज की हाइट है, इमेज की हाइट को आपको पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, अब प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब बैक साइड ऑफ मिरर पे फॉर्म होगा अब प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको आप पॉजिटिव लोगे। इमेज की हाइट को पॉजिटिव कब लेना है, जब इमेज आपकी अबव प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होगी। फिर आपका वही मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला h2/h1 फॉर्मूला यूज करना है आपको, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको कैसी मिलेगी बच्चों, पॉजिटिव मिलेगी। तो अगर आपके पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो गई बच्चों यहाँ पे
2 सेंटीमीटर और इमेज की हो गई 4 सेंटीमीटर और दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन कई बार घुमा के भी पूछे जाते हैं। घुमा के पूछने का सेंस मेरा ये है, कई बार ये पूछा जाता है कि अगर मैग्नीफिकेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, सपोज क्वेश्चन में कह दिया कि देयर इज ए मैग्नीफिकेशन फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर ऑफ -2, ठीक है, मैग्नीफिकेशन आपको गिवन है -2। अब आप क्या बताओगे, कैसे बताओगे देख करके कि ये जो है इमेज कैसी फॉर्म होगी? तो -2 है, माइनस मैग्नीफिकेशन किसका होता है? जिसकी इमेज इन्वर्टेड होती है, रियल होती है। इन्वर्टेड और रियल किसकी होती है? कॉन्केव की होती है। तो मैग्नीफिकेशन चीज देख करके आप तुरंत मिरर को पहचान लोगे कि मिरर कौन सा है और ऑब्जेक्ट कैसा है और इमेज की हाइट क्या होगी, इमेज पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। उसी के सेंस से आप इमेज की कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई कर लोगे कि रियल बनेगी इमेज या इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी या इरेक्ट बनेगी। तो ये आपको पता चल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल ये ले लेता हूं कि अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि देयर इज अ मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर हुज मैग्नीफिकेशन इज 16, मैग्नीफिकेशन 16 गिवन है। अब मैग्नीफिकेशन से बताइए मिरर कौन सा होगा? तो मैग्नीफिकेशन 16 है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव किसका होता है? जिसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म हो रही है, इसका मतलब ये कैसा है? ये या तो कॉन्केव मिरर होगा। कॉन्केव मिरर है तो इमेज बैक साइड बन रही है, जिसकी वजह से वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव आ गई है। तो बहुत ध्यान देना है इसमें। इसको मैं कई सारे एग्जांपल से भी करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल से, तब आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे इसको समझना है। एप्लीकेशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? तो पहला जो केस हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं? तो सबसे पहले इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स पर आते हैं। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? तो पहला जो एप्लीकेशन है कॉन्केव मिरर का वो ये होता है कि इसको हम टॉर्चेस में यूज करते हैं, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में यूज करते हैं। सो यूज्ड इन टॉर्चेस, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, इसमें यूज करते हैं। टॉर्च और हेडलाइट में यूज करने का मतलब यह है कि ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है जो एक जगह पर फोकस होती है, इसलिए इसका यूज करते हैं क्योंकि पैरेलल बीम अपने में से रिफ्लेक्ट करता है। सेकंड थिंग, जब भी आप लोग कभी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गए होंगे, जो ईयर, नोज, थ्रोट देखते हैं जो डॉक्टर्स, उनके यहाँ सिर के ऊपर एक स्फेरिकल सा मिरर लगा होता है। वो स्फेरिकल मिरर भी हमारा कॉन्केव मिरर होता है, जिससे कि वो एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे फोकस कर सकते हैं। सो यूज्ड बाय ENT स्पेशलिस्ट। थर्ड पॉइंट में ये कहां पर यूज होता है? सो इट वाज यूज्ड एज ए मेकअप मिरर और शेविंग मिरर। It was used as makeup mirror और shaving mirror। shaving mirror के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट, used by dentist। इसको डेंटिस्ट भी यूज करते हैं to get larger image of टीथ, ताकि आपके टीथ की लार्जर इमेज को ऑब्टेन हो सके। फिफ्थ पॉइंट, ये और कहां पे यूज होते हैं? सो इट वाज यूज्ड इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में भी इनका यूज होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पर होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज सबसे पहला जो आपने देख रखा होगा, स्ट्रीट लाइट्स में यूज करते हैं। स्ट्रीट लाइट में बल्ब के पीछे जो रिफ्लेक्टर लगा होता है कर्व इस फॉर्म का, वो कॉन्वेक्स की शेप का होता है।
मेन पर्पस क्या होता है, वो लाइट को स्प्रेड करता है, फैलाता है। कॉन्केव क्या करता है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट अपने में से रिफ्लेक्ट करता है। जब भी उसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो वो पैरेलल बीम अपने में से रिफ्लेक्ट करता है। बट कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्वेक्स क्या करता है, इस लाइट को फैला देता है, स्प्रेड कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम स्ट्रीट लैंप्स में पीछे रिफ्लेक्टर के फॉर्म में करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स, क्योंकि आपने देखा होगा स्ट्रीट लैंप से जो लाइट निकलती है वो डाइवर्ज होती है, वो फैलती है, स्प्रेड आउट होती है पूरे एरिया में। सेकंड, इसको हमने तो एक तो स्ट्रीट लाइट्स में यूज कर लिया। दूसरा होता है जो व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर्स लगे होते हैं, बाइक में साइड्स में लगे होते हैं, कार में जो सेंटर में लगा होता है जिससे हम पीछे का व्यू देखते हैं, कार के अंदर जो लगा होता है उसमें भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो इट विल बी यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। It was used as a rear view mirror in vehicles. Note down the steps.